A very good afternoon, everyone. I would like to welcome all the MFTs out here who have joined our session. आज का जो ये सेशन है बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम ये समझना चाहते हैं कि P2P इंडस्ट्री आखिर है क्या चीज, P2P का अर्थ क्या है, P2P किस लिए है, और आज के टाइम पे जो एक MFT की सबसे ज्यादा बर्निंग इशू है, जो कि इनकम ट्रेल कम होते जा रहा है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन रिक्वायर्ड है नहीं है, क्या एमएफटी की इनकम डाइवर्सिफिकेशन रिक्वायर्ड है या इन्वेस्टर की इनकम रिक्वायर्ड है। सो इस बारे में जवाब देने के लिए हमारे पास इंडस्ट्री के कुछ एक्सपर्ट्स हैं who would be going ahead and helping you out कि आखिर ये डाइवर्सिफिकेशन रिक्वायर्ड है, P2P रिक्वायर्ड है या नहीं है, और P2P अगर है तो ये आया कहां से है, ये मॉडल कॉपी हुआ है नहीं हुआ है, एमएफटीज के लिए कितना बेनिफिशियल है और इन्वेस्टर्स के लिए कितना बेनिफिशियल है। सो आई वुड लाइक टू वेलकम अजय सर, जिनको ऑलमोस्ट 20 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है एमएफटी इंडस्ट्री में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। चेतन जी, जिनको अगेन 24 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। And nevertheless, Zahiruddin Babar, who is the founder person of Red Vision Technology, basically the brain behind the software. So I would like to welcome you all in our today's talk show to understand about P2B, and we call it as Mahamukabla. So Zahi sir, मेरा सवाल आपसे है कि आज के टाइम पे जो MFTs है ये इंडस्ट्री से एग्जिट कर रहे हैं, क्या ये इंडस्ट्री से जो एग्जिट कर रहे हैं इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन है जिसके लिए आप एड्रेस करना चाहोगे, या फिर ये सिर्फ एक टाइम बीइंग जोन है जो आता है? इसके पीछे काफी सारे रीजंस हैं। वन ऑफ द रीजन इज द रेवेन्यू। जो रेवेन्यू एमएफडीज को आ रहा है वो लगातार उसका परसेंटेज कम होता जा रहा है। एंड द सेकंड थिंग इज अगर हम पिछले एक साल का इफ यू सी द सेविंग पैटर्न ऑफ इंडियंस, तो इंडियंस अपना 50% पैसा रियल एस्टेट में डाइवर्ट कर रहे हैं, और लगभग 15% पैसा जो है एफडी में, 15% पैसा गोल्ड में, म्यूचुअल फंड में और इक्विटी में जो पैसा आता है दैट इज हार्डली 4.7%। उसमें आधा पार्ट अगर हम लोग इक्विटी का हटा दें तो 2 से 2.5% म्यूचुअल फंड के पास में टोटल एरिया है जहाँ पे हम लोग प्ले कर रहे हैं। हमें अपना जो तालाब है उसको बड़ा करना है, हमें इसको एक ओशंस के साथ में जोड़ना है। अगर हम लोग इसको बड़ा नहीं करेंगे तो हम लोग कितने भी यहाँ पे आप करें, अब इंडिया 2.5% में ही काम कर रहा है, 97% जो पैसा है वो इन्वेस्टर का वो कहीं और जा रहा है। तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट आपको स्टार्ट करना पड़ेंगे, यू टू डाइवर्सिफाई योर ओन के जो हम लोग म्यूचुअल फंड इनकम आना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज द रीजन कि डी आगे सर्वाइव कर सकता है। एंड जो एमएफडी का आज की डेट में देखा जाए तो देयर आर हार्डली 25-30,000 एमएफडीज हु आर वर्किंग, जिनको हर महीने कमीशन मिल रहा है। ठीक है, एंड बट रजिस्टर्ड आर मे बी मोर देन 1 लाख और मे बी 1.5 लाख रुपीज, 1.5 लाख, बट द रीजन कि वो बड़ा नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज द पोर्टफोलियो द ऑफरिंग्स आर वेरी स्मॉल। जय सर, थैंक यू ये आंसर को एड्रेस करने के लिए, बट मैं जानना चाहूंगी कि आपके पास चेतन जी और अजय जी के लिए भी कुछ सवाल है, बिकॉज आप एक प्लेटफॉर्म हो, आपको पता होती है कि एक एमएफटी के लिए क्या तकलीफें होती है क्या नहीं है, आप डे इन डे आउट इंटरेक्ट करते हैं। Yes, we have today very expert people who are expert in P2P, and these people are actually MFD. ये MFD से P2P में start किए हैं, and there are many confusion between like कि P2P क्या होता है। So we will start with a very basic question कि चेतन जी, P2P एक आम आदमी की भाषा में समझाइए सर, क्या होता है, किस चीज का नाम है? सर मैं Amazon के एग्जाम से आपको समझाना चाहूंगा। Amazon जो है वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो बायर एंड सेलर को करता है। Amazon खुद कुछ नहीं, लेकिन एक बायर को सेलर से माल खरीदने का फैसिलिटेट करता है। P2P ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो बोरोवर और लेंडर को कनेक्ट करता है। लेंडर कहीं का भी हो, बोरोवर कहीं का भी हो। आरबीआई रेगुलेटेड एनबीएफसी को यह प्लेटफॉर्म बनाने की परमिशन मिलती है। वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यूज करके ऐसा प्लेटफॉर्म बनाती है जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे को लोन दे सकता है बैंक के बिना, सिर्फ P2P के प्लेटफॉर्म के द्वारा। P2P का प्लेटफॉर्म बैंक का जो काम है, मतलब बोरोवर को क्वालिफाई करना, बोरोवर से लोन रिकवर करना, ईएमआई लेना, सब कुछ वो प्लेटफॉर्म करता है बैंक की जगह पे। लेंडर को अपना पैसा मिल जाता है। तो जिस तरह से Amazon बायर एंड सेलर के साथ डील करता है, P2P बोरोवर एंड लेंडर के साथ डील करता है। एक आम आदमी की भाषा में अगर मैं समझाऊं वो ये
कि हर किसी के पास में कोई ना कोई उधार लेने के लिए आता है। जैसे आपके पास भी कोई आता होगा, फ्रेंड आते होंगे, कई बार कोई एम्प्लॉय आता होगा कोई, कि आप मुझे उधार दीजिए, एंड उसी चीज को दे आर मेकिंग इट इन ए रेगुलर और मे बी ऑर्गेनाइज वे through some kind of scrutinies, through kind of checking, fact checking, background checking. राइट ऑन दैट। जिस तरह से हम बैंक के पास लोन लेने जाते हैं, उसी तरह से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसमें भी पूरा क्वालिटी चेक होता है, बोरोवर क्वालिफाई होते हैं, उसकी लिमिट फिक्स होती है, एंड लेंडर ऑनलाइन उसको डायरेक्टली लोन दे सकता है। बैंक बनने की जरूरत नहीं है, आरबीआई की परमिशन से हर लेंडर बैंक का बिजनेस कर सकता है। बैंक में पैसा डालने की जगह पे बैंक के बिजनेस में डायरेक्ट पैसा डाल। मेरा सवाल ये है चेतन जी के लिए कि जो P2P इंडस्ट्री है, ठीक है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या-क्या है एक MFD के लिए एज कंपेयर्ड टू म्यूचुअल फंड? स्टार्टिंग में जरूरी जी ने जो कहा, अगर गौर से याद करोगे तो उन्होंने कहा था इनका फाइनेंस जो है उसमें से मेजर पैसा बैंक में 50% ओवरऑल एसेट का प्रॉपर्टी में, लेकिन बाकी के 50% का बैंक का 15% शेयर करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और एफडी का। अब ये 15% जो शेयर है वो इसलिए है क्योंकि प्राइमरीली हमारा इंडियन इन्वेस्टर को सेफ्टी चाहिए और एक प्रेडिक्टेबल रिटर्न चाहिए। हम P2P के थ्रू वो ऑप्शन दे सकते हैं। डेट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो जो होता है, उस पोर्टफोलियो में डेट के जो भी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, उसमें वन ऑफ द वेरी लुक्रेटिव ऑप्शन अभी P2P उभर के आया है पिछले कुछ साल में, जिसमें सिंपलिसिटी और काफी हाई रिटर्न मिलता है। नॉट जस्ट बिकॉज के रिस्क ज्यादा, इट्स बिकॉज इंटरमीडिएटरी यानी कि बैंक का मार्जिन नहीं। ओके, जब आपने कहा कि रिस्क ज्यादा नहीं है, राइट, सो जहीर सर, क्या आप इसके ऊपर कुछ हाईलाइट कर सकते हो कि इन्वेस्टर की इनकम डाइवर्सिफाई कराना ये रिस्क ज्यादा है नहीं है, इसे आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे? I was saying कि इंडिया के अंदर P2P is very small right now. It's just a very starting stage, okay? But globally it's a $114 trillion का ये इंडस्ट्री है, and it is growing at the rate of 29%. It is expected to grow from 2030 by 29%. If you compare to FD कहीं पे भी जो that is around 5%, but P2P is like growing very fast because of this freedom and as Mr. Chetan said कि जितना जो फ्रीडम मिल रहा है उससे काफ़ी लोग रहते हैं जिनको रिक्वायरमेंट पड़ती है शॉर्ट टर्म्स बोरोइंग्स की, and they can borrow not in a बैंक के पास जाएंगे, बहुत लंबा प्रोसेस है, they can borrow from the application. And second thing is that this concept is growing very fast also in USA. लगभग 14% की ग्रोथ रेट है यूएस के अंदर, लगभग $31 बिलियन का इंडस्ट्री बन गई है वहाँ पे। एंड इन इंडिया वी आर हैविंग फ्यू प्लेयर राइट नाउ, बट स्टार्ट द रेगुलेशन गेटिंग एंड वेरी सून यू विल सी ये बैंक एफडी के बराबर या उसके भी आगे निकलने वाली। तो सही से इस चीज के ऊपर क्या आपके पास अजय जी और चेतन जी के लिए कोई सवाल है? बिकॉज ये दोनों इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है, एक म्यूचुअल फंड में महारथी है और दूसरे की P2P में महारथी है। मेरा सवाल जो है वो अगेन चेतन जी से ही है कि सर इसका मुझे थोड़ा सा ही बताइए कि बिफोर ये लैंडिंग सम मनी टू एनी लेंडर जिसको हम लोग उधार देंगे, उसके पहले उसके क्या चेक्स होते हैं? अगर मान लो उसने डिफॉल्ट किया तो क्या उसको कैसे रिकवरी होगी? ज़हीर जी, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कंप्लीटली ऑनलाइन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे एआई का उपयोग बहुत होता है। किसी भी बोरोवर को लोन देने से पहले जो क्वालिटी चेक होता है उसमें 200 से 600 पैरामीटर जो होते हैं वो उसमें चेक किए जाते हैं। बोरोवर का पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट जो लिया जाता है, उसके बाद बहुत सारी बैकग्राउंड चेक होती है इंक्लूडिंग सोशल प्रोफाइल, और उसके थ्रू उनको समझ में आता है कि किस तरह का उनका बोरोइंग प्रोफाइल है। जैसे FOIL, फिक्स ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो, बंदे की सैलरी है तो उसमें से पर मंथ फिक्स कितना खर्चा होता है,
उन्होंने कोई रिसेंट परचेज किया है कि नहीं किया है, क्या उनका कहीं डिफॉल्ट है कि नहीं है। जो नॉर्मली बैंक वेरिफिकेशन करती है वो तो होता ही है, बट उसके सिवा भी काफी सारा वेरिफिकेशन होता है, वो भी कुछ मिनटों कुछ घंटों, बिकॉज टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो बोरोइंग ऑनबोर्डिंग बहुत फास्ट हो जाता है, बोरोअर को कंफर्ट मिलता है कि उनका लोन का डिसीजन बहुत जल्दी आ जाता है। सेफ्टी, अगर फॉर सम रीजन बोरोअर डिफॉल्ट हुआ, तो देखो डिफॉल्ट तो लैंडिंग बिजनेस में होता ही है। ऐसा कोई लैंडिंग बिजनेस नहीं है या ऐसा कोई लैंडिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जिसमें एनपीए ना हो। जीरो एनपीए तो कभी नहीं, एनपीए कंट्रोल्ड होना चाहिए। तो जो भी प्रोसेस है रिकवरी के लिए कि भाई लोन ईएमआई आ रही है तो उसको टाइम से रिमाइंडर भेजो कि बैंक में बैलेंस रखो। अगर ईएमआई डिफॉल्ट हो गया तो इमीडिएटली उसके रिकवरी के लिए फॉलो अप करो, कॉल करो। अगर बहुत सारे कॉल के बाद भी बंदे ने 3 महीना 6 महीने तक पैसा नहीं दिया तो जो लीगल एक्शन लेनी है वो लीगल एक्शन लो। जो भी रिकवरी के ऑप्शन आरबीआई अप्रूव्ड है वो सबके सब ऑप्शन जो बैंक करती है वैसे ही P2B भी करती है, ताकि बोरोवर से पैसा रिकवर होता रहे। उसके बाद एनपीए तो होगा, बट एनपीए मैनेजेबल है। अगर आप कंज्यूमर लोन का एनपीए बैंक का देखोगे, इट इज रेंजिंग बिटवीन 0.9% टू 3.5%। अगर आप P2B प्लेटफॉर्म का देखोगे, यहाँ पे भी आप है एनपीए विच इज रेंजिंग फ्रॉम 0.8% टू 4%। सो इट इज इन लाइन विद मोस्ट ऑफ द बैंक। इनफैक्ट एनबीएफसी का एनपीए भी 1.25% से लेके 6%। तो जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन का एनपीए रेट है, P2P के एनपीए रेट भी मोर और लेस वही रेंज में आते हैं। फर्क इतना है ये ऑनलाइन है, तो उसमें कॉल्स और लीगल नोटिस और ऑनलाइन से पैसा रिकवर होता है। एंड छोटी लोन होती है, जनरली 50-60 हजार की टिकट साइज होती है और 11-12 महीने का टेन्योर होता है। तो नॉर्मली एक इंडिविजुअल कंज्यूमर इतनी छोटी लोन इतने छोटे टेन्योर के लिए डिफॉल्ट करने में 10 बार सोचता है, तो उसका सिबिल हिट हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम बड़ी लोन नहीं मिलेगी। चेतन सर, मेरा आपसे एक इसी कड़ी में आगे एक क्वेश्चन है कि जो 600 पैरामीटर्स इन्होंने डिसाइड कर रखे हैं लैंडमार्क्स में, बेसिकली इसमें से मेजर पैरामीटर्स कौन से हैं जो इन्वेस्टर्स को पता रहते हैं कि ये तो मेरे से बोरो करते समय दे विल आस्क सच टाइप ऑफ द वेरिफिकेशन फ्रॉम मी। तो क्या वो मेजर पैरामीटर्स आप बता सकते हैं जो इन्वेस्टर को पता रहते हैं? तो पहले तो ये बोरोवर को पता होता है, क्योंकि लोन बोरोवर लेता है, इन्वेस्टर तो प्लेटफॉर्म में लेंडर कहा जाता है। बोरोवर के लिए स्टैंडर्ड है, पहले तो पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट मांगे जाते हैं। उसके बाद बहुत सारा वेरिफिकेशन होता है, जैसे उसका सोशल स्कोर होगा, सोशल मीडिया अकाउंट उसके चेक होंगे। काफी बार वो जहां बैठता है उसका वीडियो वेरिफिकेशन होता है। उनको कहा जाता है कि आपने जो एड्रेस लिया है वहां पे आप बैठो और वहां से हम वीडियो वेरिफिकेशन करेंगे और आजू बाजू का एरिया हमको दिखाओ। टेक्नोलॉजी यूज करके वो चेक होता है कि जहां वो बैठे वो एड्रेस उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिया वो है या नहीं है कर। उसकी फॉय जैसे फिक्स ऑब्लिगेशन और इनकम रेशियो चेक होता है कि उनकी सैलरी कितनी आ रही है, उसमें से हर महीने मिनिमम कितना वो ईएमआई में या एसआईपी में वगैरह में वो दे रहे हैं कर। उनका फ्री कैश फ्लो कितना है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कितना है, सिबिल तो चेक होता ही है जो हर बैंक लोन देने के टाइम करती है कर। किस पर्पस के लिए लोन ली गई है, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर जो होते हैं जो बैंक चेक करती है वो तो आते ही है, लेकिन उसके सिवा के एडिशनल पैरामीटर भी टेक्नोलॉजी की वजह से पता चलता है। सर आजकल टेक्नोलॉजी से पता चलता है कि उन्होंने गाड़ी ली है नहीं ली, उनके पास कौन सी गाड़ी है, क्योंकि सब कुछ लिंक हो गया है टेक्नोलॉजी की वजह से। तो सिबिल तो बेसिक होता ही है, बिसाइड सिबिल भी बहुत सारे पैरामीटर वो वेरीफाई करते हैं। उन्होंने ट्रैवल किया कि नहीं, उनके पास क्रेडिट कार्ड है कि नहीं, क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या है, कौन सी गाड़ी यूज करते हैं वगैरह वगैरह, जो एक बोरोवर का प्रोफाइल बनाता है। तो उस प्रोफाइल के हिसाब से उनकी बोरोइंग लिमिट डिसाइड होती है। तो बोरोइंग लिमिट ही उनको पे की जाती है अगर उनका सिबिल फेवरेबल। तो अगर 100 जन बोरोवर ने अगर अप्लाई किया है, वेरी हाई पॉसिबिलिटीज कि उसमें से 10-12 को ही अप्रूवल मिलेगा, बाकी के रिजेक्ट हो जाएगा। Next, again with you also, can an investor select the borrowers while doing the investment? Yes, a lender can select. Some of the platforms give you a choice to select the borrower also. However, that is not the best way of doing it, because platform का जो main risk management है वो उसकी AI है।
उसका जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है वो सीखता है, तो वो अपनी लर्निंग की वजह से राइट सेट ऑफ बोरोवर को सेलेक्ट करता है, उनको क्रेडिट लिमिट देता है एंड उनका लोन मैनेज करता है। मोमेंट इन्वेस्टर वो गाड़ी अपने हाथ में ले ले तो वो इतने सारे पैरामीटर वेरीफाई नहीं कर पाएगा जितना वो सिस्टम वेरीफाई कर पाएगा। तो आपके सवाल का जवाब है यस, इन्वेस्टर खुद गाड़ी चला सकता है, लेकिन इज ऑलवेज बेटर कि आप एआई को चलाने दो। एआई बहुत ज्यादा डिटेल्ड में बोरोवर प्रोफाइल इवैल्यूएट कर पाएगा और लोन मैनेज कर पाएगा। And what if the market goes back to worst actually? How do we control the NPA? क्योंकि जो 2% to 4% NPA वेरी करता है, क्या हम मार्केट ऊपर नीचे होता है तो कैन वी कंट्रोल ऑन NPA also? And what was the NPA during the corona period actually in P2P? I'll explain you that, sir. पहले तो समझिए कि जो बोरोवर होते हैं ना, वो बोरोइंग मार्केट के क्लाइंट है। वही मार्केट में एनबीएफसी भी ऑपरेट करती है, वही मार्केट में बैंक भी ऑपरेट करती है, वही मार्केट में P2P करती है। P2P भी तो एक एनबीएफसी का ही प्लेटफॉर्म। अगर मार्केट वर्स हो गया, मतलब लोगों की ईएमआई पेइंग कैपेसिटी कम हो गई जनरली, तो सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इफेक्ट करेगा, वेदर इज एनबीएफसी और वेदर इज बैंक। सिर्फ P2P को इम्पैक्ट करेगा ऐसा प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। दूसरी चीज, बोरोवर जो होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड होते हैं और P2P का हाइपर डाइवर्सिफिकेशन की वजह से बोरोवर को 5-10 रुपया डिसबर्स होता है फ्रॉम लेंडर मनी और छोटा पैसा होता है। अगर किसी बोरोवर ने 50,000 का लोन लिया है 12 महीने का और किसी ने 50 लाख का लोन लिया 20 साल, उसका 50 लाख के लोन का ईएमआई बड़ा आता है, 50,000 का ईएमआई बहुत कम आता है। अगर उसकी कैपेसिटी नहीं है तो वो 50,000 का आराम से भर पाए क्योंकि उसका लोन ईएमआई बहुत कम आएगा। 50 लाख के ईएमआई में शायद उसको थोड़ी तकलीफ होगी, उसमें मॉनिटरियम देखेगा। जैसे कि कोरोना काल में आरबीआई ने मॉनिटरियम अलाउड किया था कि आप अगर आपका ईएमआई नहीं भरोगे तो भी आपका सिविल हिट नहीं होगा, आपका डिफॉल्ट नहीं होगा। काफी सारे लोगों ने अपनी होम लोन में या बड़ी लोन में मॉनिटरियम लिया, लेकिन कंपेयर टू दैट P2P के अंदर दे वर एनकरेज टू पे बैक कि अगर आपने लोन टाइम पे दिया तो हम आपको डिस्काउंट देंगे, अगर लोन आपने टाइम पे दिया, आपने मॉनिटरियम नहीं लिया तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। और बिकॉज ये छोटा ईएमआई था वो उन्होंने टाइम पे दिया। तो P2P के टाइम एनपीए जो है यस वो बढ़े 10, 12, 15% तक गए, लेकिन जैसे मार्केट थोड़ा ओपन अप हुआ, पेमेंट रेगुलराइजेशन ऑफ ईएमआई ऑन P2P वाज मच फास्टर बिकॉज वो छोटी लोन थी और उनको काफी एंकरेजमेंट किया गया। तो बंदा 50,000 का ईएमआई भरने के लिए पैसा का मैनेज करना पड़ेगा, 5,000 का ईएमआई भरने के लिए वो इजीली पे कर पाए। सो कोविड के समय भी किसी भी प्लेटफॉर्म में लेंडर का पैसा डूबा नहीं है, उनको अपना प्रॉमिस रिटर्न के साथ, मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म की मोस्ट ऑफ द स्कीम प्रॉमिस ब्याज के साथ पैसा मिला है, मुद्दल तो उनका सेफ ही था। एंड कोविड वाज अ लिटमस टेस्ट फॉर P2P इंडस्ट्री। हम बिफोर कोविड, ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट कोविड तीनों सिनेरियो में P2P इंडस्ट्री में काम किए हैं और एक भी सिनेरियो में लेंडर का पैसा डूबा नहीं है। इनफैक्ट हमने ड्यूरिंग कोविड अप्रैल टू अक्टूबर 20 में भी 12% ब्याज P2P से कमाया है। If NPA denies to repay the money, then what is the structure, what is the process in P2P business to recover the money? बाकी सब एनबीएफसी और बैंक करती है। उन्होंने डिनाई किया तो फॉलोअप होता है, फॉलोअप के बाद नहीं किया तो लीगल नोटिस होती है, उससे पैसा रिकवर करने की कोशिश होती है। एक जो रिटेल इन्वेस्टर होता है ना, वो अनलाइक कॉर्पोरेट, वो थोड़ा डरा हुआ है, उसको रिकवरी अच्छी नहीं लगती बिकॉज उसकी अपनी इज्जत की पड़ी रहती है। तो जैसे रिकवरी स्ट्रिक होती है, जैसे रिकवरी के कॉल स्ट्रिक होते हैं, जैसे उनको लीगल नोटिस आता है, बंदा मोस्टली पैसा दे देता है। और फिर भी डिफॉल्ट तो होगा ही बिकॉज एनपीए के बिना तो लैंडिंग बिजनेस चलता ही नहीं। लेकिन ब्यूटी अगर P2P का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, बिकॉज ऑफ हाइपर डाइवर्सिफिकेशन, अगर एक बोरोवर का 50,000 रुपया डिफॉल्ट हुआ, एक लेंडर का 5 रुपया डिफॉल्ट, तो वो ऑलरेडी उसके ब्याज में फैक्टर किया जाता है। अगर 21% ग्रॉस इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, उसमें से 2.5 से 3% एनपीए भी आता है, तो भी 18% पोस्ट एनपीए प्लेटफॉर्म के हाथ में आता है। अगर एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 10-10.5% है, स्टिल देयर इज अ वेरी हाई सेफ्टी ऑफ मार्जिन ऑफ 8.5%। मतलब एनपीए 3% की जगह पे 11% हो गया ना,
तो भी लेंडर को अपना पैसा विद इंटरेस्ट वापस मिल जाए। वेरी हाई सेफ्टी ऑफ मार्जिन, मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म मेंटेन। जिस कंपनी को के थ्रू हम लोग P2P में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कंपनी ही नहीं रही, वो कंपनी भाग गई, या आप सपोज करो मेरे पैसे लेके कंपनी भाग गई, क्या करेंगे उस केस में? वेरी गुड। सो सबसे पहले आपको P2P का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। आप किसी कंपनी को पैसा नहीं दे रहे हो, आप कंपनी के बनाए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू डायरेक्टली बोरोवर को पैसा देते हैं। तो P2P का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि RBI अप्रूव्ड NBFC, जिसको P2P प्लेटफॉर्म चलाने का परमिशन मिला है, वो प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्ट करती है। बैंक प्रमोटेड ट्रस्टी होता है जो प्लेटफॉर्म के साथ काम करता है। लेंडर जब भी पैसा देगा वो पैसा P2P के पास कभी नहीं जाता, वो बैंक प्रमोटेड ट्रस्टी के एस्क्रो अकाउंट में जाता है। P2P से सिर्फ लिस्ट ऑफ बोरोवर आते हैं जो उन्होंने अप्रूव किए हैं। ट्रस्टी जो है वो पैसा डायरेक्टली बोरोवर के अकाउंट में दे देता है। P2P के पास कभी पैसा नहीं। बोरोवर जब EMI देता है, उस EMI में से लेंडर को जो भी रिटर्न कहा गया है उनकी स्कीम का, वो पैसा दिया जाता है। P2P को तो उसकी फीस मिलती है जो उन्हें उस स्कीम में चार्ज की है। तो जब P2P के पास पैसा ही नहीं है, वो लेके भागेगा कैसे? तो सम रीजन अगर वो NBFC जिन्होंने प्लेटफॉर्म खोला है वो बंद करती है, तो ट्रस्टी अपना काम खत्म करेगा। वो बोरोवर से पैसा लेगा और लेंडर को पैसा दे देगा। P2P को उसको वैसे भी फीस ही देनी थी, वो नहीं देगा। तो पहला तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से ये काफी स्टेक है। दिस इज द सेम थिंग जो म्यूचुअल फंड में भी है। म्यूचुअल फंड में भी हमारे पास ट्रस्टी होता है, तो हम जब पैसा देते हैं तो AMC के पास नहीं जाता, वो ट्रस्टी के पास जाता है। ट्रस्टी से शेयर खरीदे जाते हैं, शेयर भी ट्रस्टी के पास ही रहते हैं। तो AMC आपका पैसा और शेयर लेके भाग नहीं सकता। ऐसा ही स्ट्रक्चर P2P में है। ये पहला सेफ्टी। किसी भी डायरेक्टर और एम्प्लॉय ऑफ द P2P आपके पैसे को टच नहीं कर सकता, बिकॉज उसका रक्षक ट्रस्टी अलग से बैठा हुआ है। दूसरा, पैसा कैसे सेफ है? हाइपर डाइवर्सिफिकेशन इज द की फॉर द सेफ्टी। एक लेंडर ने अगर 1 लाख रुपया दिया, इन्वेस्ट किया, और दूसरे बोरोवर को 1 लाख रुपया चाहिए, तो लेंडर का 1 लाख रुपया उस बोरोवर को कभी नहीं मिलेगा। लेंडर में से छोटे छोटे डिनोमिनेशन, कभी कभी तो 2 रुपया 3 रुपया जैसे छोटे डिनोमिनेशन में भी ऑल ओवर इंडिया के लाखों बोरोवर में पैसा स्प्रेड हो जाएगा सिस्टम के थ्रू, प्लेटफॉर्म के AI के थ्रू। अगर किसी बोरोवर को 1 लाख रुपया चाहिए, उसे हजारों लेंडर से 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 50 रुपया के डिनोमिनेशन में लोन मिलेगी। उसे टोटल 1 लाख मिलेगी, लेकिन हजारों लेंडर की तरफ से टोटल मिलेगी। अब अगर किसी का EMI कम भी हो गया, तो एक लेंडर को 2 रुपया 3 रुपया 10 रुपया का ही इफेक्ट हुआ है। तो उसकी वजह से लाखों बोरोवर ऑल ओवर इंडिया एक साथ डिफॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम। और अगर ऐसी सिनेरियो आ गई, इकोनॉमिक सिनेरियो, ऐसी क्राइसिस आ गई कि ऑल ओवर इंडिया के सब बोरोवर डिफॉल्ट होने लगे, बाकी सब फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की भी सेम हाल होंगे, वेदर इज बैंक और वेदर इज NBFC। So because of the diversification of the money, सेफ्टी बढ़ जाती है। हम सबको पता है, पानी में पत्थर डालोगे तो डूब जाएगा, लेकिन उसी पानी में बहुत बड़ी वजनदार शिप तैरती है। सिर्फ एक ही रीजन है, उसका बेस बड़ा है। P2P की सेफ्टी का यही मेन रीजन है, उसका बेस बड़ा है। एक लेंडर का पैसा लाखों में चला जाता है और लाखों से जमा होके उसे आता है, तो 2-3% डिफॉल्ट हो गया तो भी उसके पैसे को तकलीफ नहीं होती कि वो ब्याज में वो डिफॉल्ट ऑलरेडी फैक्टर किया गया है। सर इसमें कौन रेगुलेटर कौन है इसमें? क्या इसको कोई मतलब सेबी देखता है, कौन देखता है इस पूरे कंपनीज को? कौन रेगुलेशन कौन देता है इसको? एंड सपोज आई एम इन्वेस्टर और मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं किसको शिकायत करने जाऊंगा? So P2P is regulated by RBI। कंप्लीट प्लेटफॉर्म का फ्रेमवर्क, उनकी गाइडेंस सब RBI करता है। इनफैक्ट एवरी क्वार्टरली P2Ps को अपना ऑडिट, अपना रिपोर्ट RBI को देना पड़ता है। ऑडिट RBI से होता है। ट्रस्टी भी अपना रिपोर्ट RBI को देते हैं और RBI ऑडिट करता है कि ट्रस्टी ने डेटा दिया और P2P के डेटा दिया, इज देयर एनी डिस्क्रिपेंसी है, तो वो डिटेल में ऑडिट करेगा। तो RBI रेगुलरली ऑडिट करता रहता है। अगर किसी भी इन्वेस्टर को, जो P2P के लैंग्वेज में लेंडर कहा जाता है, अगर कोई ग्रीवेंस है
तो आरबीआई के ग्रीवेंस सेल में कनेक्ट कर सकता है और अपना ग्रीवियंस लाइक एनी अदर इंटरमीडिएट बैंक हो, एनबीएफसी हो, वैसे पीटू का भी ग्रीवियंस वो आरबीआई के सामने पेश कर सकता है और अपना रेजोल्यूशन ले सकता है। अजय जी, आप कुछ पूछना चाहोगे चेतन जी को? बिकॉज ऑब्वियसली आप म्यूचुअल फंड में एक्सपर्टीज होल्ड करते हैं। यस, तो यह है कि जो क्लाइंट्स इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या उनको रिटर्न्स फिक्स्ड हैं या वेरिएबल रिटर्न है, और कैसे उनकी इनकम जनरेट होती है, उस पर एक बार चेतन जी आप फोकस करें। P2P है ना, भाई P2P कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जैसे जैसे समय जाता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा इम्प्रोवाइज होता है। हम 2001, 2002, 2003 में जो म्यूचुअल फंड करते थे और आज 23 में म्यूचुअल फंड करते हैं, उसमें बहुत रिफाइंड हो चुका है। जैसे P2P कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करता है। पहले का P2P के ऑफरिंग और आज की P2P के ऑफरिंग में बहुत फर्क है, बहुत सिंप्लीफाई हो गया है। फिक्स टेन्योर प्रोडक्ट आपको आने चालू हुई, उसको MHP कहते हैं, मिनिमम होल्डिंग पीरियड। तो आप 3 महीने के लिए पैसा डाल सकते हो, 1 साल के लिए डाल सकते हो, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। जैसा फिक्स डिपॉजिट में ऑप्शन है, वैसे यहाँ पे भी आपको फिक्स टेन्योर का ऑप्शन मिलता है, मंथली इनकम का ऑप्शन मिलता है। अगर आपने पैसा डाला, आपको हर महीने ब्याज चाहिए, तो आप हर महीने ब्याज ले सकते हो। ये बहुत सिंपल प्रोडक्ट है जो हम सालों से बैंक्स वगैरह में, पोस्ट ऑफिस में करते आ रहे हैं। सिमिलर ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। अब अगर आपने 1 साल का प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किया, उन्होंने कहा 11% रिटर्न आपको मिल सकता है, तो ये 11% रिटर्न की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, बिकॉज प्लेटफॉर्म जो आपका पैसा मैनेज करता है बोरोवर को देके, उसमें से उसे जो पैसा आ रहा है, उसमें से सबसे कंजर्वेटिव जो फिगर है वो आपको बताता है कि आप इसमें 11% एक्सपेक्ट कर सकते हो। काफी बार उससे 10-20 बिप्स ज्यादा ही मिलता है, बट कंजर्वेटिवली 11% उनका हिस्ट्री रहा होता है, तो आपको कहता है कि भाई 1 साल में 11% मिलेगा, 5 साल में 12% मिलेगा। उनको जो कॉन्फिडेंस है प्लेटफॉर्म की हिस्ट्री देख के, वो रिटर्न आपको कहते हैं। P2P के लैंग्वेज में कभी भी गारंटी नहीं कही जाती, इट इज अ फिक्स रिटर्न, बट देयर आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि इन्वेस्टर को ये रिटर्न मिलेगा। अब बहुत एनपीए बढ़ गया, रिस्क क्या है, 11 मिला या 10 मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल गोइंग डाउन टेक्निकली तो सब हो सकता है, बट प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है, बिकॉज कोविड में भी नहीं हुआ है, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया के सब बोरोवर एक साथ डिफॉल्ट नहीं करते। बट यस, आपको मंथली में 9.5 से 10% रिटर्न, 3 महीने में 9-9.5% रिटर्न, 1 साल में 11% रिटर्न, ऐसे ऑप्शंस आपको P2P में मिलते हैं। फ्यूचर की बात करें तो फर्दर 2 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स, क्या स्कोप आपको P2P इंडस्ट्री के अंदर नजर आता है? सर बहुत ही ट्रिमेंडस स्कोप है। इंडिया में जो लैंडिंग है, इट सेज दैट बाय 2030 the digital lending is expected to be 50% of the total lending, and P2P is part of digital lending. Ease of doing business जो है आजकल हर चीज में चाहिए। सर हम पहले ब्रोकर से बात करके शेयर खरीदते थे, आज हमारा बेटा ऐप के थ्रू शेयर खरीदता है। सिर्फ एक ही रीजन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हम पहले बैंक में जाके मैनेजर को मिलके अपने डॉक्यूमेंट देके अपॉइंटमेंट के लिए आधा घंटा बैठ के लोन अप्लाई करते थे, आज मोबाइल ऐप में लोन होती है। और सिर्फ लोन, जैसे म्यूचुअल फंड में बहुत सारी स्कीम होती है, P2P में बहुत सारी लोन बुक होती है। अजय जी, आपको और मेरे बेटे अगर एप्पल का फोन खरीदने जाएंगे तो उनको ऑप्शन दिया जाएगा 0 इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का EMI, 1 लाख रुपया साथ में मत दो, 10,000 रुपया 10 महीने में दो, और वो 10,000 रुपया वाला एप्पल फोन ले लेते हैं, लेकिन बैकएंड में वो सबवेंशन स्कीम है। P2P जैसे NBFC उसे डिस्काउंट करती है और लोन देती है। तो लोन के बहुत सारे वर्जन होगी, वाइट गुड्स खरीदो, सर्विस लो, पर्सनल लोन लो, शॉर्ट टर्म लोन लो, एडवांस अगेंस्ट सैलरी लो। ये सब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से वो ज्यादा मेहनत किए बिना 1 घंटे से आधे घंटे में आपको लोन मिलती है। उसकी वजह से डिजिटल लैंडिंग बहुत ही बढ़ रही है। तो 2 साल से 5 साल में डिजिटल लैंडिंग का ग्रोथ जो होगा वो फिनोमिनल होगा, बिकॉज P2P इज पार्ट ऑफ कंज्यूमर डिजिटल लैंडिंग, वी बिलीव उसका ग्रोथ भी फिनोमिनल होगा। Is there any minimum or maximum investment amount for the lender point of view? हम 10,000 रुपया से इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 50 लाख की लिमिट है।
आप 10 लाख तक का पैसा केवाईसी पे इन्वेस्ट कर सकते अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, नॉट वन प्लेटफॉर्म। P2P इंडस्ट्री में 10 लाख तक का पैसा सिर्फ केवाईसी डॉक्यूमेंट में आपको अलाउड है इन्वेस्ट करना। 10 लाख से ऊपर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मैक्सिमम 50 लाख रुपया पर पैन कार्ड ही अलाउड है, वो भी सीए के 50 लाख के नेटवर्क सर्टिफिकेट के साथ। अगर 50 लाख का नेटवर्क सर्टिफिकेट सबमिट किया तो आपकी लिमिट 50 लाख की हो जाएगी अक्रॉस इंडस्ट्री। उससे ज्यादा आप पर पैन कार्ड नहीं इन्वेस्ट कर सकते। ये करंट आरबीआई लिमिट है, पहले 10 लाख थी, अभी 50 लाख हो गई है। आरबीआई इज वेरी विजिलेंट। आई एम श्योर एज द इंडस्ट्री ग्रोज दे विल चेंज द लिमिट। मेरा एक क्वेश्चन जहीर सर से है, जहीर सर बिकॉज अभी बात हुई थी फ्यूचर की। सो एज बीइंग अ न्यूट्रल पार्टी, ना तो आप एमएफडी के फेवर में रहते हो इट रिगार्ड्स टू म्यूचुअल फंड, ना तो आप P2P के फेवर में रहते हो। यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि P2P का फ्यूचर क्या है, और ये रेप्लिकेटेड मॉडल है या व्हाट इज द फ्यूचर, एंड ये कहाँ से रेप्लिकेट हुआ है? Why I'm convinced with Mr. चेतन, क्या है कि जैसे चेतन जी ने बोला कि एवरीथिंग इज लाइक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मेरा इसमें एक व्यू ये है कि नाउ थिंग्स आर गेटिंग डिसेंट्रलाइज्ड। पहले ये होता था कि पहले टीवी एक चैनल होता था, टीवी एक मीडिया होता था कि जहाँ पे हम किसी को कुछ बात पहुंचाना होती थी, टीवी वाज अ वन सेंट्रल मीडियम, वहाँ पे जाना पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। अभी क्या हो गया है कि आपके पास में यूट्यूब आ गया है, मोबाइल फोन आ गया है, आप अपना मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे एंड यू कैन रीच टू थाउजेंड्स एंड लैक्स एंड मिलियंस और बिलियंस ऑफ द पीपल। ठीक है, तो चीजें जो हो रही है वो डिसेंट्रलाइज हो रही है। नाउ मैं हर चीज के लिए बैंक के पास जाऊँ, बैंक के पास में ऑलरेडी दे आर हैविंग वेरी टाइट रेगुलेशंस एंड ऑल दिस थिंग्स, तो मैं ये सब चीजें करना पसंद नहीं करूंगा। जैसे चेतन जी ने बताया कि इट्स टेक हार्डली फ्यू सेकेंड्स कि वहाँ पे वो पूरा एआई मेरा फोन से ही मेरा पूरा बैकग्राउंड चेक कर देगा, मेरा सिविल चेक करेगा एंड वो मुझे लोन दे देगा। तो मुझे घर बैठे बैठे अपने ड्राइंग रूम के अंदर एक मेरे को अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए या फिर अपने छोटे अमाउंट के लिए मुझे कहीं भी किसी बार जाना नहीं, किसी इंस्टीट्यूशन के पास जाना नहीं, मुझे कहीं लाइन में खड़ा नहीं होना है। मुझे सब चीज़ अपनी पॉकेट के अंदर ही लेके मैं चल रहा हूँ, मेरे हाथ में मोबाइल है, मेरा सारा काम हो रहा है। तो आई विल प्रीफर दैट। और इंडिया में अभी जैसे इंटरनेट यूजर्स जो हैं वो 90 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। आज मैं बताऊँ हमारे सॉफ्टवेयर में जो हिट्स आ रही हैं दैट इज क्रॉस मोर देन 80% फ्रॉम द मोबाइल एप्लीकेशन। जो मोबाइल एप्लीकेशन से 80% क्रॉस हो गए हैं, वेब से सिर्फ 20% लोग बचे। तो आने वाले फ्यूचर में वी आर प्लानिंग कि आगे चल के तो ये 90% जब क्रॉस करेगा देन वी हैव टू फोकस ओनली मोस्टली ऑन द मोबाइल एप्लीकेशन। सो मोबाइल एप्लीकेशन, टेक्नोलॉजी का यूज होना, डिसेंट्रलाइजेशन होना, ये सब एक साइन है कि जो बता रहा है कि आगे चल के इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज है जहाँ पे हम लोग फ्रीडम देते हैं कि जहाँ पे एक बंदा बैठा है उसको पैसा चाहिए, दूसरा बंदा को पैसा देना है एंड देयर इज अ मीटिंग पॉइंट। So this is the we can see the all the example like Amazon जैसे सर ने शुरुआत में बताया था कि Amazon is a meeting point of buyer and seller. So ये चीज आगे and the global trend which say like 29% की ग्रोथ है ग्लोबली एंड यूएस के अंदर लगभग 15% से ग्रो हो रहा है। हम लोग ये देखते हैं कि जो मॉडल यूएस में या डेवलप मार्केट में हिट हो चुका है, हम लोग ट्राई करते हैं उसको रेप्लिका बनाने के इंडिया के अंदर। तो लगभग ये मान चलो दिस इज नॉट ए इनोवेशन फ्रॉम इंडिया, इट इज समथिंग विच इज बॉरोड फ्रॉम द आउटसाइड, और हम लोग उसी को एक हिट मॉडल को लाके यहाँ पे हम लोग उसको रिक्रिएट कर रहे हैं। सो इट इज ओनली द थिंग्स विच इज लाइक द रेगुलेटर इज ऑलरेडी देयर एंड आई थिंक द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट एंड जो एमएफडीज में काम करेंगे दे कैन अर्न एंड दे कैन डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो ऑफ द क्लाइंट्स एज वेल एज वो अपना खुद का बिजनेस का एक अच्छा सॉलिड रेवेन्यू अपना ऐड करेंगे। आई हैव अ क्वेश्चन दैट व्हाट अबाउट द टैक्सेशन पार्ट, मुझे इनकम पे क्या टैक्स देना पड़ेगा? It is income from other sources. आप जैसे एफडीज या ब्याज में जो पैसा कमाते हो, जो टैक्सेशन आपका स्लैब होगा अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। एक चीज नोट करना है, प्रेजेंटली P2P में जो अर्निंग होती है उसमें TDS नहीं करता, तो आपकी एंटायर अर्निंग है वो आपके हाथ में आती है। तो एडवांस टैक्स कैलकुलेशन करने के टाइम आपको याद रख के वो डिक्लेयर करके अकॉर्डिंगली टैक्स भरना पड़ता है। एज ऑफ नाउ TDS नहीं करता, बट आई एम श्योर फ्यूचर में उसमें वो चेंज हो सकता है। एज पर टैक्स स्लैब जो भी आपका टैक्स ब्रैकेट है उसी हिसाब से आपको टैक्स पे करना है। इफ यू आर बिलो टैक्सेबल देन देयर इज नो नीड टू पे द टैक्स एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस एक्चुअली कि बैंक तो हो सकता है आपका TDS काटे,
लेकिन यहाँ पे टीडीएस का क्लॉज नहीं है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिलो टैक्सेबल लिमिट्स के लिए ये अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, वेयर वी कैन इन्वेस्ट एंड सेव द टैक्स आल्सो। तो इन्वेस्टर्स को अपन ये एडवाइस दे सकते हैं कि जो बिलो टैक्सेबल है उनके थ्रू इसमें अपॉर्चुनिटी के फायदा उठाया जाए, जिससे टैक्सेशन का भी आपको बेनिफिट। सर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जो हाई टैक्स ब्रैकेट है उनको भी फायदा है, बिकॉज आप 7% कमा के 30% भरो और आप 11% कमा के 30% भरो, पोस्ट टैक्स रिटर्न फिर भी ग्रॉस से ज्यादा ही आता है। यस, इसी तरह की आज जो आपने बोला सेम पेपर में आया है कि अब एफडी पे जो रिटर्न्स आ रहा है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो इन्फ्लेशन को डिफीट कर सके, क्योंकि 7 to 8% की एफडी है और उस पर अगर टैक्सेशन ब्रैकेट लगाया जाए 30% का, तो करीबन हमको बिलो 6% हमको नेट यील्ड हाथ में आती है, जो कि इन्फ्लेशन को डिफीट नहीं कर पाती। इफ वी अर्न 11% अराउंड और इवन इफ वी टैक्स पे 30%, even we are getting more than 8%. So we can defeat the inflation through P2P business only. So investment point of view say this is the beautiful opportunity. One should go rather than FD. और आज तो पेपर में क्लियर लिखा है कि आपको विकल्प ढूंढना बहुत जरूरी है फिक्स डिपॉजिट। मतलब अजय जी एंड चेतन जी, क्या होता है एफडी के अंदर एक परसेंटेज फिक्स आता है, देख से कि इतना परसेंट फिक्स ही आएगा। यहाँ पे क्या परसेंटेज फिक्स दे कैन शो कि ये परसेंटेज फिक्स वो आता ही है क्या? परसेंटेज तो आपको अपफ्रंट बताया जाता है कि अगर आपने 1 साल डाला है तो 11% मिलेगा, 2 साल के लिए 11.5% मिलेगा वगैरह। जो भी स्कीम की होती है, जो टेन्योर होता है, उसमें जो प्लेटफॉर्म को लगता है कि उनका प्लेटफॉर्म जो मिनिमम रिटर्न जनरेट कर रहा है बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस, उतना वो अपने को पहले से अपफ्रंट बता जाए, तो इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन एक काइंड ऑफ क्लियर हो जाता है उसके अंदर। हम इन्वेस्टर को फिर भी कहते हैं कि देखिए ±1% आप संभाल के सोच के चलिए, लेकिन आज तक प्लस हुआ है माइनस कभी हुआ नहीं है इन्वेस्टर का, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रांग हो गया तो उनको समझ में आता है कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो इतना एवरेज रिटर्न कंफर्टेबली वो जनरेट कर पाएंगे कर, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। और फिक्स लाइक अ बैंक की ऑप्शन है, अगर आपको मंथली इनकम है तो ब्याज एडवांस में बताया जाएगा, आपको 1 ईयर का 2 ईयर है तो आपको ब्याज एडवांस में बताया जाएगा। उतना रिटर्न इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट, गारंटी नहीं होती, फिक्स नहीं होता, लेकिन उतना रिटर्न इन्वेस्टर कैन इजीली एक्सपेक्ट बेस्ड ऑन अ पास्ट परफॉर्मेंस। यस, इसमें बेसिकली क्या है, एश्योरेंस हम दे सकते हैं कि ये आपको एक 11% का आपको 12 मंथ्स का एक प्रोडक्ट है विच कैन बी अश्योर्ड 11% अराउंड, बिकॉज सेबी और आरबीआई दोनों ये कहते हैं कि आप गारंटी दे नहीं सकते। तो एक आप एश्योरेंस दे सकते हैं बट यू कैन नॉट गिव द गारंटी। म्यूचुअल फंड में भी यही है, हम उसमें एफएमपी करते हैं लेकिन हम गारंटी नहीं दे सकते कि ये 11 इतने % की एफएमपी है, वो वेरी कर सकती है। लाइक दैट इसमें भी एक एश्योरेंस देना पड़ता है, कंजर्वेटिव व्यू लेकर के एक एश्योरेंस देना पड़ता है कि 11% या 11.5% अप्रोक्सीमेट यू मस्ट एक्सपेक्ट, क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एनपीए कॉस्ट सब कुछ घटाने के बाद आपका नेट यील्ड जो होता है वो इन्वेस्टर को मिलता है। तो एज सच गारंटी वर्ड देने के लिए तो ये हो जाता है कि जैसे कोई डेड इंसान होता है तो उसका ग्राफ क्या होता है, फिक्स होता है, और जिंदे इंसान का ग्राफ क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। तो ये जिंदा दिली मार्केट, ये मुर्दा दिली मार्केट नहीं, तो इसलिए यहाँ पर डेडलाइन फिक्स नहीं है कि यू विल गेट सच एंड सच अमाउंट। मान लीजिए सपोज 12% की आपको गारंटी दे दी, ठीक है, या 11% की आपको गारंटी दे दी और रिटर्न आया 12%, तो क्या 1% प्रमोटर लेके जाएगा? वो 1% इन्वेस्टर को ही मिलेगा। इसलिए यहाँ पर गारंटी नहीं लगा सकते, क्लॉज नहीं लगा सकते। जो भी रिटर्न्स आएगा, क्योंकि ये P2P है, डायरेक्ट बोरोवर्स को इन्वेस्टमेंट होता है, एस्क्रो अकाउंट में अमाउंट डाला जाता है और फिर डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरियस बोरोवर्स को ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो उनसे जो भी अर्निंग आती है, अप्रोक्सीमेटली जो पर्सनल लोन की बात करें तो 18% से लेकर 36% तक लोन दिया जाता है। तो ये सारा पैसा आप ही को इंटरेस्ट के रूप में आता है। इसमें से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जो भी आपकी एनपीए की कॉस्ट है, उनको नेट यील्ड करके आपके जो पे आउट होता है वो अप्रोक्सीमेट इनकी कैलकुलेशन है 11% से ऊपर बैठता है। तो इसलिए वी कैन गिव द एश्योरेंस अराउंड लाइक दैट टू सी द पास्ट परफॉर्मेंस। जो इनकी पास्ट परफॉर्मेंस है उसको देख करके दिया जाता है। इट कैन बी इन सर इसमें फोकस किया जाता है।
इसमें ये पूरे गेम में हु इज मेकिंग हाउ मच मनी, like what is for the MFDs, what is for the companies, how much they are making, is there any regulation कि वो आज जैसा आपने कहा कि ज़्यादा अगर इंटरेस्ट आएगा तो वो लेंडर को मिलता है, कंपनी कैन नॉट टेक इट, तो देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ रेगुलेशन कि जहाँ पर उनका ये अमाउंट फिक्स होता है, राइट, द मैनेजमेंट फीस यू कैन से, ओके, तो हु इज मेकिंग हाउ मच, कितना टोटल आता है उसमें से, कौन कितना कितना पाई लेता है, इसका कुछ थोड़ा सा इस पे फोकस करें। मैं आंसर देना चाहूंगा। जनरली क्या होता है, जैसे मैंने कहा, अभी मोस्ट ऑफ द P2P प्लेटफॉर्म में टेन्योर के साथ जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो पहले से डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आपको इतने समय के लिए इतना रिटर्न आपको मिल सकता है। प्लेटफॉर्म ये कहता है कि हमको जो बोरोवर से पैसा आएगा NPA काटने के बाद, उसमें से पहले हम आपको आपका पैसा दे देंगे जो हमने आपको कहा था। जैसे 1 साल में अगर 11% बोला है तो पहले आप आपका 11% ले जाओ, उसके बाद जो पैसा बचा है उसमें हम हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट चार्ज करेंगे, कॉस्ट ऑफ बोरोवर, एक्विजिशन एंड एवरीथिंग, एंड जो पैसा बच गया वो हमारा मार्जिन रहेगा। तो अगर NPA बढ़ जाता है तो पहले पैसा लेंडर को अपना मिलता है, प्लेटफॉर्म को हिट ज्यादा लगती है क्योंकि उनको कॉस्ट तो फिक्स है, लेंडर को कितना देना वो भी पहले डिक्लेयर किया हुआ है, तो अगर NPA बढ़ गया तो उनके मार्जिन को उनको हिट पड़ता है। बट ऑन एवरेज प्लेटफॉर्म जो होता है वो 2% बोरोवर से, 2% लेंडर से, वो 4% से ज्यादा नहीं कमाता, बाकी उसकी कॉस्ट ऑफ बोरोवर एक्विजिशन में चला जाता है। एंड लेंडर को बिकॉज पहला हक है, इस कहते हैं ना पहला पैसा लेने का हक है, इसलिए लेंडर को अपना पैसा मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। इसकी वजह से हम लेंडर को कहते हैं कि भाई गारंटी नहीं कह सकते हम आपको, लेकिन जो आपको रिटर्न कहा गया है वो रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसमें वेरिएशन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ओके, एंड सर इसमें इस प्रोडक्ट को आप कहाँ, किस म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट से कॉम्पीट करवाएंगे? लाइक फॉर एग्जांपल देयर रिस्क इज लिटिल हाई, सो आई कैन नॉट कंपेयर विद एनी डेट स्कीम। डेट स्कीम में थोड़ा सा रिस्क कम रहता है, तो आप इस प्रोडक्ट को कहाँ पोजीशन करेंगे इफ आई कंपेयरिंग टू म्यूचुअल फंड? मैं किस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में इस प्रोडक्ट को बेचूं? देखिए सर, डेट फंड में वी आर लेंडिंग टू द कॉर्पोरेट, हम कॉर्पोरेट के इंस्ट्रूमेंट को खरीदते हैं। P2P में वी आर लेंडिंग टू कंज्यूमर। अगर आप बैंक का NPA देखेंगे, एवरेज NPA ऑफ अ बैंक कॉर्पोरेट लोन में 7.5% एंड एवरेज NPA ऑफ द कंज्यूमर 1.5% है। प्रिडोमिनेटली अगर मैं SBI की बात कहूं तो SBI का कंज्यूमर NPA 0.9 के आसपास है, रिटेल NPA, एंड कॉर्पोरेट NPA 7-7.5 से ज्यादा। तो म्यूचुअल फंड में डेट फंड जो कॉर्पोरेट को लैंड करता है, अगर मैं बैंक के लैंग्वेज में कहूं तो उसका NPA ज्यादा है, और P2P जो कंज्यूमर को लैंड करता है बैंक के एक्सपेंस को तो NPA बहुत कम है। तो ये कंपैरिजन वाला करना है तो हमको ये देखना है कि हमको डेट फंड में डालना है जिसमें कॉर्पोरेट को लैंड करके 6-7% कमाना है, या हमको P2P में डालना है जिसमें कंज्यूमर को फंड करके 11% तक कमाना है। इंडस्ट्री का एक्सपोजर तो कॉर्पोरेट और कंज्यूमर का कंपैरिजन ही होता है। मैं चेतन सर की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में जब डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसमें एक टाइम फ्रेम होता है, जैसे 3 मंथ पीरियड या 6 मंथ पीरियड या 1 ईयर पीरियड के लिए कॉर्पोरेट को दिया जाता है। अगर वो कॉर्पोरेट उसको टाइम से मनी रिटर्न नहीं करता है या इंटरेस्ट का रीपेमेंट नहीं करता है तो उसको NPA डिक्लेयर कर दिया जाता है, और NPA डिक्लेयर करते ही इन्वेस्टर का वो अमाउंट उस इन्वेस्टमेंट से हटा दिया जाता है और सेग्रीगेटेड कर दिया जाता है। तो वहां पे रिस्क ज्यादा रहती है क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री, मान लीजिए टाटा मोटर्स को म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट डेट पे उसने फंड लैंड टाइमली नहीं रीपे कर पाया तो वो अमाउंट होल्ड कर दिया जाता है। लेकिन इस केस के अंदर P2P के अंदर ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पर आपका टाइम फ्रेम अगर 1 साल है, 2 साल है बोरोवर्स का, लेकिन आपके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग वो उसको मैच करके हाइपर डाइवर्सिफिकेशन कर दिया जाता है।
इसीलिए कहा जाता है कि सपोज आप 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 30 to 40,000 बोरोवर्स को ये डाइवर्सिफाई कर दिया जाता है। तो आपका 1 लाख रुपए किसी बोरोवर के 3 रुपए पाती आता है, किसी के 4 रुपीज आता है, किसी के हो सकता है 10 रुपए भी आता है। तो यहाँ डाइवर्सिफिकेशन होने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो डिफॉल्ट वाली चीज यहाँ सामने नहीं आती है कि उस अमाउंट को सेग्रीगेट करके रख दिया गया है और वो अमाउंट अब आप तभी लेंगे जब वो वहां से रिकवर हो गया है। लेकिन डेट फंड, म्यूचुअल फंड के अंदर वो सेग्रीगेट करके उसकी एनएवी सेपरेट डिक्लेयर करी जाती है, तो वो जब पैसा आता है तभी मिलता है। इसलिए इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, P2P वर्सेस म्यूचुअल फंड के डेट फंड। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, म्यूचुअल फंड के डेट फंड में मार्क टू मार्केट उनको एनएवी करनी पड़ती है। तो अगर इंटरेस्ट रेट साइकिल बढ़ी या घटी तो अकॉर्डिंगली आपका डेट फंड का एनएवी बढ़ेगा घटेगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा है आपके डेट फंड का एनएवी घटेगा, अगर इंटरेस्ट रेट घटा है तो डेट फंड का एनएवी बढ़ेगा। तो बेसिकली वो कॉर्पोरेट की रेटिंग सेम है, कॉर्पोरेट बंदा टाइम सर पेमेंट भी कर रहा है, लेकिन इंटरेस्ट रेट की साइकिल बढ़ी है तो आपका डेट फंड का वैल्यूएशन बढ़ेगा घटेगा, जो P2P में नहीं हो। P2P में आपने जो लोन जो ब्याज पे दे दी वो एंड ऑफ द टेन्योर तक वो सेम रहे। आपने जो टेन्योर सिलेक्ट किया है 3 महीना, 1 साल, 2 साल, उस टेन्योर के लिए जो ब्याज है उसमें मार्केट के इंटरेस्ट रेट ऊपर या नीचे होने से आपके पे आउट में फर्क नहीं पड़ता है, जो म्यूचुअल फंड में डेली हो सकता है। उसमें मार्क टू मार्केट उनको वैल्यूएशन करनी है। तो कॉर्पोरेट डिफॉल्ट नहीं भी हुआ तो भी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो भी आपका डेट फंड का रिटर्न कम हो सकता है, जो P2P में नहीं। इट इज लाइक FMP, फिक्स टेन्योर, लोन दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा। राइट सर, आप लोगों ने दोनों यू बोथ आर वर्किंग वेरी गुड इन P2P। आपने जब स्टार्ट किया था एंड लाइक कई लोग का ये कहना पड़ता है कि MFDs का कि मैं अगर अपना फोकस मेरा डाइवर्ट हो जाएगा, मैं अगर P2P शुरू करूंगा तो मैं म्यूचुअल फंड जो सेल कर रहा हूँ वो मैं मेरा कुछ टारगेट्स हैं वो टारगेट पूरे नहीं कर पाऊंगा। हाउ यू मैनेज ऑल दिस थिंग्स कि क्या आपने इससे आपका ओवरऑल बिजनेस बढ़ा है, म्यूचुअल फंड भी बढ़ा है? क्योंकि आपने हो सकता है इसके लिए जो पैसा FD में जा रहा था उसको P2P में आप लेके आए, राइट? तो इससे आपके ओवरऑल रेवेन्यू को क्या डिफरेंस आया, हाउ इट हेल्प्ड? और आपने अभी काफी अच्छा करा, ये बोथ आर अमंग द टॉप प्लेयर्स इन इंडिया इन P2P। सो लाइक आपका वो एक्सपीरियंस बताइए MFDs को। यस जय, रेवेन्यू डेफिनेटली इंक्रीज। आपके तर्कश में जितने ज्यादा तीर होंगे उतने ही ज्यादा आप बांध चला सकेंगे, उतने ही टारगेट को पूरा कर सकेंगे। कभी भी कोई चीज खाली नहीं होती और एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर के पास वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए, लिमिटेड नहीं। इंश्योरेंस हो तो उसके पास सारे कंपनी के इंश्योरेंस होने चाहिए, जनरल इंश्योरेंस होने चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, FD भी होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड्स की तो आपको जैसे पता है कि 43 म्यूचुअल फंड्स है, तो उनकी सारी स्कीमें और सब जगह आपको एम्पैनलमेंट। ये नया कंसेप्ट आया है P2P का, जिसमें डायरेक्ट बोरोवर्स को इन्वेस्टमेंट होता है। अभी लोगों को अवेयरनेस बहुत कम है, बहुत लोग इससे डरते हैं। वो सोचते हैं जस्ट लाइक ये एक कॉर्पोरेट को फाइनेंस किया जा रहा है, उसका पेमेंट नहीं आया। तो जैसे पिछली रिकॉर्ड्स आपने देखे होंगे, टाटा फाइनेंस या इस तरह के मॉडर्न इंसुलेटर्स, इस तरह के जो FDयां करा करते थे उनमें डिफॉल्टर हुआ करते थे। अभी कुछ लोग उसी तरह का ये बिजनेस को समझ रहे हैं। उनको बहुत एजुकेट करना जरूरी है कि ये P2P नया कंसेप्ट है, इसमें डायरेक्ट बोरोवर्स को इन्वेस्टमेंट होता है, ना कि एक कॉर्पोरेट को। किसी एक आदमी को आप इन्वेस्ट लैंड करेंगे तो डेफिनेटली उसके डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। कल को वो टाइमली पेमेंट नहीं करता, इवन म्यूचुअल फंड्स तक को वापस पैसा नहीं मिल पाता। तो ये चीज कोरोना के पीरियड में भी देखी गई है। तो इसलिए क्या है कि ये कंसेप्ट जैसे लोगों को जैसे जैसे पता लगेगा तो वैसे वैसे इन्वेस्टर्स अवेयरनेस बढ़ेगी। पहले भी म्यूचुअल फंड के अंदर ये बहुत डिफिकल्टी आती थी, हम लोगों को समझाते थे शेयर मार्केट का बड़ा भाई हुआ करता है। फिर धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स लोगों को समझने लगा। अब खुद म्यूचुअल फंड्स डिमांड करके मांगते हैं कि हमको SIP करनी है, हमको लमसम करना है। आज समझाने की जरूरत नहीं पड़ती म्यूचुअल फंड्स को, सब कुछ समझ गए। इसी तरह से अभी ये बहुत इनिशियल स्टेज पे है। हर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास ऐसा एक ऑप्शन होना चाहिए कि वो P2P के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सके। अभी लिमिटेड ऑप्शन ही है, अभी तो 22 कंपनियां ही RBI के थ्रू रजिस्टर्ड है जिनके थ्रू कर सकते हैं। उसमें भी जैसे कुछ कंपनियां हैं जो टॉप मोस्ट इंडिया का शेयर रखती है।
तो एज ए एमएफडी आपके पास ये तर्कश में तीर होना चाहिए। डेफिनेटली योर रेवेन्यू विल इंक्रीज, आपकी कम नहीं होगी रेवेन्यू, आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी। और फिक्स्ड टेन्योर का और फिक्स्ड लगभग एश्योरेंस का आप जब प्रोडक्ट देंगे तो उसके पोर्टफोलियो में ये 9 लखा हार की तरह काम करेगा। जब मार्केट क्रैश होएगा ना, तब आपको पता लगेगा कि ये P2P का बिजनेस कितना फ्रूटफुल था और कितना इन्वेस्टर के लिए भी फ्रूटफुल। मैं अपना मंतव्य कह सकता हूँ? यस जहरी जी, ये म्यूचुअल फंड या P2P नहीं है। सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड और P2P, क्योंकि हम जब म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं जनरली लोगों के ध्यान में होती है, और इक्विटी में लोग लॉन्ग टर्म पैसा डालते हैं जिसमें वॉलेटिलिटी भी होती है और एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है। P2P तो शॉर्ट टर्म पैसा है, बैंक की एफडी का रिप्लेसमेंट, डेट फंड का रिप्लेसमेंट है, कॉर्पोरेट एफडी का एक और ऑल्टरनेट है। तो अगर आपको 3 महीना, 6 महीना, 1 साल के लिए पैसे डालने हैं, आपको रेगुलर इनकम चाहिए, तो जैसे आप कॉर्पोरेट एफडी, बैंक एफडी, डेट फंड वगैरह को यूज करते हो, वैसे आप थोड़ा पैसा P2P में भी डाल सकते हो, जिसमें हायर रिटर्न मिलता है कंपेयर टू दिस इंस्ट्रूमेंट फॉर द इन्वेस्टर एंड फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर बोथ। सो लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड कीजिए, शॉर्ट टर्म नीड के लिए P2P को कंसिडर कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड और P2P होना चाहिए, म्यूचुअल फंड या P2P नहीं। आप दोनों से एक और सवाल है कि मैंने कोई अपना गोल बनाया, लेट्स से मैंने अपना रिटायरमेंट प्लानिंग बनाया है, हाउ कैन आई इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म? राइट से 10 साल के लिए, 20 साल की मुझे पैसे डालना है। म्यूचुअल फंड में तो बहुत ईजी है, ठीक है, यहाँ मैं 10-20 साल के लिए पैसे कैसे डालूंगा? ये शॉर्ट टर्म गोल का प्रोडक्ट है। आप म्यूचुअल फंड में डालिए, 10-20 साल तक पैसा बना लीजिए, और जब पैसा बन जाएगा और रिटायर हो जाएंगे, तब आपको मंथली इनकम चाहिए। मंथली इनकम में एज पर द एसेट एलोकेशन थोड़ा पैसा आपका डेट में होना चाहिए, थोड़ा आपका इक्विटी में होना चाहिए। तो जो डेट वाला पैसा है, जिसमें आपको रेगुलर मंथली इनकम चाहिए, वो आप P2P में डाल के कर सकते हैं। 20 साल तक P2P में पैसा डालना है, तो वो FD वाला पैसा आता है, जिसमें आपको पैसा मार्केट वॉलेटिलिटी वाला नहीं चाहिए, आपको प्रेडिक्टेबल रिटर्न वाला चाहिए। तो आप यहाँ पे 1 साल, 2 साल, 5 साल का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एवं मैच्योरिटी आप री इन्वेस्ट करते हो, जो काफी सारे लोग पोस्ट ऑफिस में और बैंक की एफडी में करते हैं, सालों तक एफडी से री इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो यहीं पे भी कर सकते हो, सिर्फ फर्क इतना है कि री इन्वेस्टमेंट का नुकसान नहीं होता, बिकॉज आपका रिटर्न 11-12% आता है। अगर वो री इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो भी उनको काफी अच्छा रिटर्न मिलता है। तो रेगुलर इनकम के लिए आप P2P को यूज कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म नीड के लिए P2P को यूज कर सकते हैं। कंपाउंडिंग इफेक्ट इसमें भी आपको मिल जाएगा। जैसे म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग इफेक्ट को कहा जाता है कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो उसी तरह से इसको भी आप खुद ही अपना कंपाउंडिंग इफेक्ट बना सकते हैं। सपोज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करा, 1,11,000 रुपए हो गया 1 साल के बाद, उस 1,11,000 को वापस से आपने 1 साल के लिए कर दिया, तो फिर आपका 1,22,000 समथिंग हो गया। तो लाइक दैट आप कंपाउंडिंग इफेक्ट करते हुए 10 to 15 ईयर्स, 30 ईयर्स आप रन चला सकते हैं। दूसरा क्या होगा, आपके पास एवरी ईयर लिक्विडेट पोजीशन होगी। आप इस तरह से कल को एग्जिट लॉट या किसी भी तरीके से आप बाउंड नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस हो गया, तो वहां आपको 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी हो जाता है, या वहां पे लॉक इन पीरियड हो जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए 1 ईयर का ही ऑप्शन रहेगा। आज मान लीजिए मैंने भी कई इन्वेस्टरों के इन्वेस्टमेंट करवाए हैं। किसी को मैरिज करनी है अपनी डॉटर, मान लीजिए 6 महीने बाद करनी है, या 9 महीने बाद, या 1 साल बाद करनी है, तो उसके पास सरप्लस मनी है। अब वो म्यूचुअल फंड में डालता है, तो हो सकता है विदिन 6 मंथ्स 1 ईयर हिट हो सकता है। अब आप उसको सेव करने के लिए क्या करेंगे, लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। लिक्विड फंड के रिटर्न आ रहे हैं 6% अराउंड, इसी के आसपास रहते हैं। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, जिसके भी नियर टर्म्स के अंदर विदिन 1 ईयर के पीरियड के अंदर किसी को पैसे की रिक्वायरमेंट आ सकती है, तो आप 3 मंथ्स या 12 मंथ्स का ऑप्शन P2P के थ्रू ले सकते हैं, और एवरी साइकिल पर आप उसको रिन्यू कर सकते हैं। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट यानी कि 9% आपका 944 बन जाएगा। तो आप कंपाउंडिंग इफेक्ट को अगर लेंगे 10%, आपका 10% से ऊपर, 10.5% से ऊपर आपका बैठेगा। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट को आप हमेशा ध्यान में रख करके उसको ले सकते हैं। आपके पास लिक्विडिटी पोजीशन आते हैं, तो गुड अपॉर्चुनिटी इन P2P।
ग्रेट। सो आई गेस ऑलमोस्ट सारे सवाल, सारे जवाब हमारे महामुकाबला के अंदर एड्रेस हो चुके हैं, दो महारथी और एक टेक्नोलॉजी के जो महान हस्ती है उनसे। आई एम श्योर कि बहुत सारे MFTs की बहुत सारे मिथ हो गए, बहुत कंफ्यूजन हो गए, क्वेश्चन हो गए, वो सारे एड्रेस हो चुके हैं। एंड हम ऑन बिहाफ ऑफ टीम रेड विजन, मैं चेतन जी, अजय जी और जहीर सर का बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी कि वो आए, अपना कीमती समय निकाल के एंड MFTs के जितने भी क्वेश्चंस है उसको एड्रेस करें। हम दोबारा से सेम महामुकाबला पार्ट 2 लेके आएंगे। रिक्वेस्ट करेंगे सबसे कि वो भी अटेंड करें, जाने कि P2P में और क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है, क्या कंप्लायंस होते हैं, किस चीजों का ध्यान देना होता है और आगे हमें क्या फ्यूचर के लिए प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। सो जहीर सर, चेतन जी, अजय जी, मैं जानना चाहूंगी कि आपके पास और भी कुछ है हमारे MFTs के साथ में शेयर करने के लिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, विद P2P आई विश यू ऑल गुड मोर अर्निंग। अजय जी, मैं कहना चाहूंगा P2P अभी स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत अनटैप्ड मार्केट है। मैं इनके कंपनी वालों को भी बोलता हूँ कि आप बहुत फॉर्चुनेट है कि इस कंपनी को आपने ज्वाइन करा है। इसमें इतना स्कोप आपको देखने को मिलेगा कि अभी आप मान के चलिए पूरा का पूरा इंडिया का मार्केट अनटैप्ड, जहां भी आप हाथ डालेंगे, क्योंकि FD का सब्स्टिट्यूट P2P बिजनेस और इंडिया का मोस्टली पैसा FD के अंदर डाला हुआ। 181 लाख करोड़ रुपए FD के अंदर है। ये इनके पास सब आ सकता है, बशर्ते कि मार्केटिंग परफेक्ट हो और समझ सबके पास है। इसलिए P2P इज ब्राइट फ्यूचर। जहीर सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? हम लोग एज ए रेड विजन टेक्नोलॉजी कंपनी, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं आपके काम को आसान करने के लिए, आपके काम को स्केल अप करने के लिए। यहाँ पे हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपकी ऑनबोर्डिंग से लेके इन्वेस्टमेंट जर्नी से लेके सारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हम लोग आपके लिए इजी कर दें। जो डेटा आप ऑलरेडी आप म्यूचुअल फंड का डेटा रखते हैं, वही डेटा का यूज करके वी कैन डू ऑनबोर्डिंग ऑफ द क्लाइंट्स। आप उसके अंदर उनके साथ में पोर्टफोलियो बना के ऑप्शन दे सकते हैं। इन फ्यूचर वी आर कमिंग विद सम ऑप्शंस लाइक यू नो व्हेन यू चूज द डेट, आपने डेट के अंदर मुझे को ऑप्शन चाहिए तो वी कैन शो द ऑल द ऑप्शंस व्हाट आर अवेलेबल। सो यू कैन मेक ए सिंगल पोर्टफोलियो, वी कैन शोकेस टू योर क्लाइंट्स। आप क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि सर देखो, मैंने डेट में आपको एक फंड नहीं दिया या एक पर्टिकुलर स्कीम नहीं दी, मैंने आपको आई डाइवर्सिफाई योर डेट आल्सो, एंड मैंने आपको उसमें कम ज़्यादा हर तरह के आपको मैंने फ्लेवर रखा है, एंड यू कैन एग्जीक्यूट ऑल दिस थिंग ऑन ए सिंगल कार्ड। ये सब सिंगल कार्ड से आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। यू कैन मेक ए पोर्टफोलियो, वेल डिजाइन पोर्टफोलियो। तो इसको इजी करना, इसको टेक्नोलॉजी से ज़्यादा स्केल अप करना, दिस इज अवर वर्क। एंड हम लोग इसीलिए आपके P2P को भी एडेड इन दिस प्लेटफॉर्म, एंड वी आर कमिंग विद मोर देन 5 to 6 ऑप्शन इन नियर फ्यूचर। Thank you very much, all of you. I would like to address all the MFTs that with Red Vision platform grow and diversify. Thank you everyone for being a part of this talk show. We will soon meet in the next session of Red Vision Mahamukabla 0.20. Thank you very much everyone.